एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, इसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया है 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर करवा लिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर अभी हो रहा है। तो जिनका पेपर हो रहा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभान्वित साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, कल के वीडियो में हमने जो है अधोगत्रे वाले पूरे सेक्शन को कवर कर लिया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहीं पे वो ऑटोमेटिक रुक ही गया था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लघुत्तरीय से इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे ही आपका मेरे प्यारे दोस्त लघुत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, 10 के 10 प्रश्न आप कर लेते हैं, वहीं से आपका खंड बा अर्थात लघुत्तरीय वाला सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है आपको 200 शब्दों में देना होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोमल एवं कठोर सामग्री तकनीकी में अंतर बताइए। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कठोर शिल्प उपागम तथा कोमल शिल्प उपागम के बाहरी आकार, प्रकार और स्वरूप में तो पर्याप्त भिन्नता होती है। ठीक है, किंतु दोनों की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है। अगर आप देखें तो जो आपका कठोर शिल्प उपागम होता है और जो आपका कोमल शिल्प उपागम होता है, दोनों के बाहरी आकार प्रकार में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, कुछ हद तक समान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना रहेगा कि कठोर सामग्री अपने नाम के स्वरूप कठोर, दृष्टि तथा मजबूत होती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से उसका नाम है कठोर, उसी तरीके से वो क्या होती है, कठोर होती है। जबकि कोमल सामग्री नाजुक, लचीले, तरल पदार्थों अथवा सिद्धांतों, नियमों, विधियों, प्रवृत्तियों आदि आदर्श वस्तुओं से बनी होती है। ठीक है, मतलब कोमल कहाँ पर आ जाती है, तो कोमल में आपको ध्यान में रखना है ये लचीली होती है। ठीक है, और नाजुक होती है, तरल पदार्थों में भी होती है, सिद्धांतों में भी होती है, नियम विधि प्रविधि जिनको हम देख नहीं सकते हैं उनको उनमें भी ये पाई जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कठोर तकनीकी में मशीनों, यंत्रों, उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता है और कोमल सामग्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदेशन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो कठोर सामग्री है उसमें क्या किया जाता है, मशीन का और यंत्रों का, उपकरणों का, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो कोमल होता है इसमें इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्या अनुदेशन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे आपको लिखना होगा प्रयोग किया जाता है अंतर्गत विभिन्न अनुदेशन क्रियाओं का तथा शिक्षण एवं अधिगम की मनोवैज्ञानिक युक्तियों और विधियों को अपनाया जाता है। ठीक है, आगे आपको फिर लिखना होगा कठोर सामग्री और कोमल सामग्री दोनों मिलकर एक दूसरे के पूरक के रूप में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक तथा प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके कठोर सामग्री और कोमल सामग्री, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक के रूप में हमारी शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा हमारी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग डालनी होगी आनंद महोदय के शब्दों में। तो उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर उपागम हार्डवेयर उपागम से इसी प्रकार से भिन्न रखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर उपागम में अधिगम सामग्री जैसे अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री तथा शिक्षण अधिगम में के मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण अधिगम की युक्तियों और प्रवृत्तियों का आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह किसका मानना है, आनंद महोदय का मानना है। आगे आपको नीचे एक हेडिंग डाल देनी होगी कि कठोर व कोमल सामग्री तकनीकी में अंतर। ठीक है, एक तरफ आपको लिख देना होगा कठोर शिल्प तकनीकी और एक तरफ आपको कोमल शिल्प तकनीकी डाल देना होगा। तो आपको पहला नंबर कठोर शिल्प तकनीकी में डालकर लिखना होगा कि इसके अंतर्गत गणित, वाणिज्य, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अभियंत्रिकी के कठोर उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है। वहीं आप कोमल शिल्प सामग्री में तकनीकी में हेडिंग डालेंगे नंबर 1, उसमें आपको लिखना होगा इसमें समस्त विज्ञानों के कोमल उपकरणों को लिया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा दूसरा नंबर डाल के कठोर शिल्प तकनीकी में कि इसमें केवल भौतिक वस्तुओं पर जोर दिया जाता है। ठीक है, और आपको जो है कोमल शिल्प तकनीकी में 2 नंबर डाल के लिखना होगा कि इसमें विज्ञानों के सिद्धांत
सैद्धांतिक पक्षों का अधिक महत्व होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा तीसरा नंबर डाल के किसमें, कठोर तकनीकी शिल्प तकनीकी में, कि यह पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु की शिक्षण तथा अधिगम प्रणाली को रोचक व सुग्राह्य बनाती है। ठीक है, और आपको जो है कोमल वाले में 3 नंबर डाल के लिखना होगा कि यह विषय वस्तु को की गुणवत्ता में समझौता न करते हुए रोचकता पर विचार करती है। चौथा नंबर जो है आपको कठोर वाले में डालकर लिखना होगा, इसका बाह्य आकार स्थूल तथा दृढ़ होता है। और चौथा नंबर आपको जो है कोमल वाले में डाल के लिखना होगा कि इसका बाह्य आकार कठोर सामग्री की तुलना में कम स्थूल व दृढ़ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे, तो अथवा करके एक प्रश्न इसी में 2 नंबर में और पूछ लिया गया है कि प्रोजेक्टर किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि प्रोजेक्टर जो है किसे कहते हैं, और आगे पूछा गया है कि शैक्षिक साधन के रूप में प्रोजेक्टर का महत्व बताइए। ये आपसे प्रश्न जो है क्या किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी आप मंत्र जी कहे तो ये वाला कीजिए, कठोर एवं कोमल सामग्री तकनीकी में अंतर वाला, या फिर प्रोजेक्टर किसे कहते हैं ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रोजेक्टर को हिंदी में प्रक्षेपक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रक्षेपक कहते हैं। इसके संचालन में प्रक्षेपण का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को लेंसों तथा प्रकाशों की सहायता से पर्दे पर दिखाया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, यह उस यंत्र या उपकरणों का लघु रूप है जिससे छवि ग्रह, क्या मेरे भाई दोस्त, छवि ग्रह में चलचित्रों का प्रतिबिंब पर्दों पर डाला जाता है। आगे आपको लिखना होगा प्रेक्षक नहीं प्रक्षेपक, प्रक्षेपक। ठीक है, प्रक्षेपक। ठीक है, क्या लिखना होगा, प्रक्षेपक में स्लाइडों का, फिल्म पट्टियों और फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। इन पर बने हुए चित्रों को पर्दों पर प्रतिबिंबित किया जाता है और जितनी भी देर तक चाहें स्थिर रखा जा सकता है। आगे आपको लिखना होगा, जिससे कि शिक्षक उससे संबंधित बातों का स्पष्टीकरण कर सके। इस सुविधा के कारण शिक्षा संस्थाओं में प्रक्षेपक का चलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, हेडिंग डालनी होगी, प्रक्षेपक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। ठीक है, क्या, प्रक्षेपक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। इसमें पहला नंबर हेडिंग का नंबर डाल के डालना होगा स्लाइड। क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्लाइड। इसमें आपको लिखना होगा कि ये कांच या शीशे से बनी होती है। ठीक है, इसका संबंध विषय विशेष समस्या, विषय या दृश्य विशेष से होता है। इनको प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेपण का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपक हस्तचालित भी हो सकता है और स्वचालित भी। ठीक है, आगे लिखना होगा, छात्रों की आवश्यकता अनुसार पाठ्य वस्तु से संबंधित स्लाइडें बनाकर उन्हें पारदर्शित किया जाता है। फिर खा नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, फिल्म पट्टियाँ। ठीक है, क्या, फिल्म पट्टियाँ। इसमें आपको लिखना होगा कि यह पट्टियाँ फिल्मों के छोटे छोटे टुकड़े के होते हैं। इनकी चौड़ाई 35 मिमी होती है। ठीक है, तथा लंबाई 1 मीटर से 1.50 मीटर तक होती है। ठीक है, आगे लिखना होगा, ये शिक्षा का एक उत्तम साधन है। इसका आविष्कार 1920 ईस्वी में हुआ, परंतु इसका प्रचलन द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ। ठीक है, फिल्म पट्टी 2 प्रकार की होती है। पहला क्या आपको डालना है, मूक, और दूसरा आपको डालना है सावक। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि इसमें फिल्म पट्टी के साथ ध्वनि रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ये फिल्म पट्टियाँ विषय विशेष से संबंधित होती हैं, इसीलिए विषय विशेष को सिखाने से बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। सिखाने में क्या होती हैं, बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। फिल्म पट्टियों के फ्रेमों की संख्या 30 से 40 से लेकर 100 तक हो सकती है। ठीक है, आपको अगली हेडिंग 3 नंबर डाल के लिखना होगा, फिल्में में आपको लिखना होगा, ये बड़े प्रक्षेपक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़े प्रक्षेपक के द्वारा दिखाई जा सकती हैं। इन पर व्यय अधिक आता है।
इसके इनके 3 आकार होते हैं। पहला आपको 8 मिमी फ़िल्म, 16 मिमी फ़िल्म और 35 मिमी फ़िल्म, ठीक है? इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का भी जवाब यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदुओं पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहली हेडिंग आपको डालनी होगी शिक्षा की विषय वस्तु, ठीक है? क्या शिक्षा की विषय वस्तु, इसमें आपको लिखना होगा इस शिक्षा नीति ने कहा इस शिक्षा नीति में कहा गया है इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति एवं देश की समृद्धि एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक खाई है जिसे पाटना अनिवार्य है। शिक्षा की पाठचर्या तथा प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय वस्तु का समावेश के द्वारा अधिक से अधिक समृद्ध किया जाएगा, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा ललित कलाओं, संग्रहालय विज्ञान, लोक साहित्य आदि विशिष्ट विषयों पर उचित ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? आपको लिखना होगा आगे फिर कि शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन है। आगे आपको लिखना होगा कार्य अनुभव को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का आवश्यक अंग बनाया जाएगा, ठीक है? दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी शिक्षक। इसमें आपको लिखना होगा कि नई शिक्षा नीति 1986 में कहा गया किसी समाज में शिक्षक के स्तर को उसी संस्कृति सामाजिक दृष्टि से पता लगता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षक की स्तर को ऊपर नहीं उठा सकता। सरकार व समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिससे अध्यापक को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। शिक्षकों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे नए प्रयोग कर सकते हैं एवं संप्रेरण की उपयुक्त विधियों एवं अपने समुदाय की समस्याओं एवं क्षमताओं के अनुरूप नए उपाय निकाल सकें, ठीक है? तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा शिक्षा का प्रबंध। इसमें आपको लिखना होगा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, जिसे CABC जिसे कहते हैं का पुनरावलोकन करना होगा, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड SABE की स्थापना की जाएगी। इसी तरह जनपद स्तर पर जिला शिक्षा बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है? आगे आपको चौथी नंबर हेडिंग डाल के लिखना होगा संसाधन तथा समीक्षा। इसमें आपको लिखना होगा शिक्षा आयोग 1964 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्षों में अवश्य की जाएगी, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्षों में की जाएगी। फिर लिखना है कार्यान्वयन, ठीक है, की प्रगति और समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे, ठीक है? 5वां नंबर हेडिंग आपको लिखना होगा भविष्य डाल के। इसमें आपको लिखना होगा कि भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि इसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना संभव नहीं है, ठीक है? आगे लिखना होगा फिर भी हमारी उन परंपराओं को देखते हुए कि जिन्होंने हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व दिया है, इसमें किसी तरह का शक नहीं है कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे। शिक्षा नीति में कहा गया है अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास अवश्य शुरू होना चाहिए जिसमें शिक्षा अपनी बहुमूल्य भूमिका पूर्ण रूप से निभाए, ठीक है? तो आई होप ये भी आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें भी अथवा करके एक प्रश्न और पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अभिक्रमित अधिगम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त कि
क्रमित अधिगम की विशेषताओं का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि अभिक्रमित अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली नंबर हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा कि व्यक्तिगत अनुदेशन। इसमें आपको लिखना होगा कि अभिक्रमित अधिगम द्वारा व्यक्ति विविध स्रोत जैसे अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक, ठीक है, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर आदि से अध्यापक की सहायता या उसके बिना अनुदेशन प्राप्त करता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा इसके द्वारा अनुदेशन व्यक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया जाता है। यह विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है और उनके बोध को पुष्ट करता है। दूसरी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा सामग्री तथा सामग्री का तर्कपूर्ण क्रम। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा विषय वस्तु का अभिक्रम तर्क युक्त कर्मानुसार छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों में आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप गलती की संभावना कम हो जाती है। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखनी होगी विद्यार्थी और अभिक्रम में अंतःक्रिया। ठीक है, क्या अंतरक्रिया। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा अभिक्रमक अधिगम में विद्यार्थी और अभिक्रमक की अंतरक्रिया पर बल दिया जाता है, अतः अभिक्रमित अधिगम विद्यार्थी के सक्रियता की मांग करता है। ठीक है, चौथी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी परिणामों का तात्कालिक ज्ञान। इसमें आपको लिखना होगा अभिक्रमित अधिगम में परिणामों का क्या मेरे प्यारे दोस्त परिणामों का तात्कालिक ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक चरण पर विद्यार्थी को सूचना मिल जाती है कि वह कितना अच्छा काम कर रहा है, तो उसे उसी समय सूचित कर दिया जाता है कि उसका उत्तर ठीक है या गलत है। पांचवी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा कि ज्ञान का सुगठित स्वरूप। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा अभिक्रमित अधिगम ज्ञान को सुगठित स्वरूप पर बल देता है, क्योंकि इसमें आसान धारणाओं और कठिन धारणाओं के बीच निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका जो है अभिक्रमित अधिगम वाला भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जनसंचार के साधनों के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जनसंचार साधनों के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। पहली हेडिंग आपको डालना होगा सूचनात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना होगा कि जनसंचार साधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नए परिवर्तनों, आविष्कारों, खोजों, अनुसंधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, सफलताओं और अन्य समाचारों के विषय में नवीनता और सामयिक सूचना प्रदान करना है। जनसंचार साधनों द्वारा विज्ञान, तकनीकी, सर्जरी, औषधि उद्योग और कृषि के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा प्रभावशाली उद्देश्य में। इसमें आपको लिखना होगा कि जनसंचार साधन का दूसरा आधारभूत उद्देश्य लोगों के दिल और दिमाग को प्रभावित करना है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में और अखबार आदि बहुत संख्या में लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जीवन के नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में और अखबार लोगों की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। ठीक है, तथा उनकी मनोवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और विचारों को प्रभावित करते हैं। तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी मनोरंजनात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना होगा कि जनसंचार साधन विशेषतः टेलीविज़न, फिल्में, रेडियो, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इत्यादि का मनोरंजनात्मक महत्व है। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा रेडियो वार्ता। क्या मेरे प्यारे दोस्त, रेडियो वार्ता, वाद विवाद, नाटक, लेखमालाएं, संगीत, टेली सीरियल, टेली नाटक, टेली फिल्में और उसके बाद गाने, चुटकुल्ले, कहानियां, खेल आदि मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। चौथी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, व्यापारिक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना होगा रेडियो, टेलीविज़न, समाचार और पत्रिकाएं जैसे जनसंचार साधनों का महत्वपूर्ण उद्देश्य विज्ञापनों जिसको आप प्रचार कहते हैं, विज्ञापनों द्वारा औद्योगिक, उपभोक्ता, मनोरंजनात्मक और घरेलू वस्तुओं के लिए आकर्षक ब्याज उपलब्ध करवाना है। ठीक है, आगे लिखना होगा संचार साधन वस्तुओं के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोजने का महत्वपूर्ण और लाभदायक साधन है। इसीलिए यह राष्ट्र के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। ठीक है, पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बोध का प्रोत्साहन। इसमें आपको लिखना होगा जनसंचार साधनों का
प्रयोग विद्यार्थियों और लोगों में परस्पर राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता बोध को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाता है। उन्हें इससे पता चलता है कि देश और संसार किस प्रकार उन्नति कर रहे हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय से कैसे जुड़े हुए हैं। एक देश में घटित होने वाली घटनाएं संसार के दूसरे देशों को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब आपको छठी नंबर हेडिंग डाल के लिखनी होगी जन शिक्षा। इसमें आपको लिखना होगा जनसंचार साधनों का उद्देश्य लोगों को सभी क्षेत्रों में जाति, रंग, धर्म के भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, 7वां नंबर हेडिंग आपकी रहेगी निरंतर शिक्षा। इसमें आपको लिखना होगा जनसंचार साधनों का एक और उद्देश्य सेवा सेवारत सेवारत, ठीक है, जो मतलब अभी चल रहे हैं, जो इस समय अध्यापक हैं, तो सेवारत अध्यापक व्यवसायियों, नौकरी पेशा लोगों के व्यावसायिक विकास के लिए निरंतर शिक्षा प्रदान कराना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 7 हेडिंग बहुत हैं, अभी बहुत सारी हेडिंग है लेकिन 7 ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 200 ही शब्द में हमको लिखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे अथवा करके पूछा गया था कि दूरदर्शन के लाभ बताइए। क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि दूरदर्शन के आपको यहाँ पे लाभ बताने थे, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दूरदर्शन के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को सूचना प्रदान की जा सकती है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, प्रवीण अध्यापक का प्रयोग। इसमें आप लिख सकते हैं आगे कि दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए किसी प्रवीण अध्यापक का प्रयोग किया जा सकता है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उत्तम अध्यापन का लाभ उठा सके। ठीक है, दूसरा नंबर आपको लिखना रहेगा विविधतापूर्ण श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य मतलब सुनना होता है, दृश्य मतलब देखना होता है, तो श्रव्य दृश्य साधन दूरदर्शन विविधतापूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। ठीक है, इसमें प्रदर्शन, चाक बोर्ड, मॉडल, चार्ट आदि कई श्रव्य दृश्य साधनों को एकत्र किया जा सकता है। कक्षा का अध्यापक दूरदर्शन के शिक्षण को देखकर, भाषण सुनकर तथा सक्रिय प्रदर्शन को देखकर नए विचार प्राप्त कर सकता है। तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा समय बचाने का साधन। दूरदर्शन समय बचाने का साधन है। प्रयोग में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शिक्षात्मक दूरदर्शन का पर निश्चित समय और सामान्य से अधिक सिखाया जा सकता है, क्योंकि दूरदर्शन के इस प्रसारणों में सावधानी के समय को ध्यान में रखा जाता है और उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। ठीक है, अगली हेडिंग चौथी नंबर आपको डाल के लिखनी होगी कि संचारण की एक रूपता। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा दूरदर्शन संचारण की एक रूपता प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे लिखना होगा कैमरे के निकटवर्ती चित्रों से विचाराधीन सामग्री को अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी विद्यार्थी की अवहेलना नहीं होती है, विद्यार्थी को अगली पंक्ति में बैठने का आनंद सा प्राप्त होता है। ठीक है, 5वीं हेडिंग आपको डालना होगा ध्यान का केंद्रीकरण। इसमें आपको लिखना होगा कि दूरदर्शन विद्यार्थी को ध्यान को एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित करता है। ठीक है, वह देखते और सुनते हैं और जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता है उन्हें केवल उन बातों पर ध्यान करना पड़ता है जो कैमरा उनको दिखाता है। ठीक है, छठा नंबर आपको लिखना होगा, छठा नंबर हेडिंग कि मनोरंजनात्मक महत्व। इसमें आपको लिखना होगा दूरदर्शन मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रसारित खेलों, कहानियों, नाटकों, ठीक है, चलचित्रों, यात्रा विवरणों और उसके बाद क्या मेरे प्यारे दोस्त संगीत कार्यक्रम आदि मनोरंजनात्मक क्रियाओं से विद्यार्थी बहुत लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है खुला विश्वविद्यालय की विशेषताएं बताइए। क्या आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, खुला विश्वविद्यालय की विशेषता आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसकी विशेषताएं आप कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि खुले विश्वविद्यालय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर डाल के लिखना होगा कि खुले विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता संबंधित परंपरागत नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे स्नातक स्तरीय कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने 10+2 अर्थात 12 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाने वाले 20 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके इस विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। दूसरा नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी और लिखना होगा कि खुले विश्वविद्यालय
अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए नवीनतम संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग करता है। रेडियो व टेलीफोन पर शैक्षिक प्रसारण, ऑडियो व वीडियो टेपों का उपयोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि की सहायता से छात्रों को शिक्षा देने में ली जाती है। ठीक है। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, खुले विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी एक स्थान का चयन कर सकता है। कठिनाइयों के निवारण, मार्गदर्शन तथा परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण छात्र स्वयं कर सकता है। चौथा नंबर आपको हेडिंग डालनी होगी और लिखना होगा, खुले विद्यालय में छात्र अपनी सुविधा तथा समय के अनुसार पाठ्य सामग्री का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। छात्रों के ऊपर दैनिक समय सारणी का कोई बंधन नहीं रहता है। सभी छात्र को एक ही गति से अध्ययन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकता है। पांचवी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा कि खुले विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र को पाठ्यवस्तु के बहुत सारे विषयों में से विषय को चुनने की स्वतंत्रता होती है। छात्रगण अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। छठी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा कि पाठ्यक्रम बनाने, मूल्यांकन करने और परीक्षा फल घोषित करने में यह स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्र है। आगे आपको सातवीं नंबर हेडिंग, अधिकांश स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के लिए श्रेणी प्रक्रिया की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये आपके खुले विश्वविद्यालय का भी हो गया। पांचवें नंबर में एक अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त? सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का आपको उल्लेख करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि निम्नलिखित मान्यताओं व अवधारणाओं पर आधारित है। पहली नंबर हेडिंग आपको डालना है, वास्तविक शिक्षण। इसमें आपको लिखना होगा, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है, न कि विद्यार्थी की योग्यता का विकास करना। इस प्रवृत्ति के सक्षम शिक्षण को परिस्थिति रचित होती है, न कि वास्तविक, लेकिन शिक्षण वास्तविक रूप से किया जाता है। ठीक है। दूसरी नंबर हेडिंग आपको लिखना होगा, कक्ष की जटिलताओं को न्यूनतम करना। इसमें आपको लिखना होगा कि इस प्रवृत्ति की यह भी अवधारणा है कि इसके प्रयोग से सामान्य कक्ष की जटिलताओं को कम करने में सहायता मिलती है। यह कक्षा का आकार, शिक्षण अवधि तथा विषय वस्तु को कम करके किया जाता है। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। इसमें आपको लिखना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट शिक्षण कौशलों के विकास की ओर केंद्रित होता है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान एक कौशल का अभ्यास किया जाता है। ठीक है। आगे आपको चौथी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण। इसमें आपको लिखना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण, ठीक है, क्या प्रतिपुष्टि या फिर पृष्ठपोषण के प्रयोग द्वारा अभ्यास को नियंत्रित कर सकता है। यह कार्य छात्र अध्यापकों को प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण प्रदान करके किया जाता है। आगे आपको लिखना होगा, दूसरे शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा समस्त शिक्षण कार्यक्रमों को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखनी होगी कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें आपको लिखना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण पूर्ण रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें व्यक्तिगत रूप से छात्र अध्यापक में विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। छठी नंबर हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा, प्रतिपुष्टि के अनेक साधन। इसमें आपको लिखना होगा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रणालियों की प्रतिपुष्टि विभिन्न साधनों के द्वारा की जा सकती है। आगे आपको लिखना होगा कि एक सूक्ष्म पाठ को पढ़ाने के पश्चात तुरंत ही उसके शिक्षण कार्य की आलोचना तथा उसका विश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आपको लिखना होगा कि इससे छात्र अध्यापकों की अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इस आलोचना द्वारा ही छात्र अध्यापक की प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। यह प्रतिपुष्टि प्रदान करने के
कई साधन हो सकते हैं, जैसे किसी निरीक्षक द्वारा या सारे पाठ की वीडियो फिल्म तैयार करके उसे छात्र अध्यापक को दिखाया जाए या टेप रिकॉर्डर द्वारा टेप करके उसे सुनाया जाए। टेप रिकॉर्डर द्वारा प्रदान की गई प्रतिपुष्टि को स्व-प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो है सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का उल्लेख भी आपका यहाँ पे हो गया होगा। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता बताइए। क्या पूछ रहा है? अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि अभिक्रमित अन्वेषण का व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से विशेष महत्व है। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा, शिक्षण की गंभीर समस्याओं में इसका अद्भुत योगदान माना जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। पहली नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी और उसमें लिखना होगा कि शिक्षण के सभी छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण की प्रमुख समस्या है। दूसरी नंबर आपको इसमें लिखना होगा कि शिक्षण में छात्रों को क्रियाशीलता की अपेक्षा प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, आगे आपको तीसरा नंबर लिखना होगा कि शिक्षण विधियाँ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य पुस्तकें, सहायक सामग्री छात्रों की तत्काल जांच के लिए ऐसी व्यवस्था की नहीं करती जिससे यह जानकारी हो सके कि छात्र को अपनी सफलता मिल रही है। ठीक है, चौथी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखनी होगी कि शिक्षण में छात्रों की कमजोरी के निदान की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पाँचवें नंबर में आपको लिखना होगा, छात्रों के अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों तथा अध्ययन सहायक सामग्री के छात्रों के व्यवहार तथा अनुक्रिया को पुनर्बलन प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, छठी नंबर में आपको लिखना होगा, सामान्य शिक्षण में केवल औसत विद्यार्थी को ही ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जा सकता है। उसके बाद आपको वो लाइन छोड़ के आगे से लिखना रहेगा कि शिक्षण का अधिगम की क्रिया में आने वाली इन तमाम समस्याओं का समाधान हेतु एक ऐसी शिक्षण व्यूह रचना की आवश्यकता को महसूस किया गया जिससे उपयुक्त समस्याओं का समाधान हो सके। अतः इन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अभिक्रमित अनुदेशन के महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुदेशन की इस व्यूह रचना ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति की है। यह पूर्ण रूप से मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपके किसका रहा? अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता के बारे में जानकारी रही। अब इसमें अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया था मेरे प्यारे दोस्त कि संप्रेषण के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अथवा करके, तो इसका आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मेरे प्यारे दोस्त कि श्रेष्ठ संप्रेरण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहले नंबर हेडिंग आपको डालना होगा, सूचना की अस्पष्टता। इसमें आपको लिखना होगा, सूचना को समझाने के लिए उसमें अस्पष्टता होना आवश्यक है। यदि सूचना को पढ़ने में दो अर्थ निकलते हैं तो भ्रम होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या किया जाता है, सूचना को स्पष्ट रूप से प्रसारित किया जाता है, क्योंकि अगर डबल मीनिंग वाली सूचना यहाँ पे प्रसारित की जाएगी तो हो सकता है लोग भ्रमित हो जाएं। इसका अर्थ ये होगा कि ये होगा। दूसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, सूचना की पर्याप्तता। इसमें लिखना होगा कि दी जाने वाली सूचना ना तो आवश्यक रूप से इतनी बड़ी हो और ना ही इतनी छोटी हो कि वह किसी के समझ में ना आए। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें जो है आपको जो सूचना देना होता है वो ना तो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आदमी सुनने का ही उसको समय न मिल पाए और ना ही इतनी छोटी होनी चाहिए कि आदमी 2 सेकंड में सुने और उसको समझ में ना आए कि भाई कह क्या गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखना ये भी जरूरी होता है। आगे आपको तीसरी हेडिंग डालनी होगी, सूचना की एकरूपता। इसमें आपको लिखना होगा कि विद्यालय का कार्य सरल बनाने के लिए सूचनाओं में एकरूपता होना आवश्यक है, पर यदि एकरूपता ने किसी प्रकार की हानि की संभावना हो तो आवश्यकता अनुसार युक्तिसंगत सूचना का प्रसारण किया जाए। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, प्रभावी संप्रेषण के लिए सदैव परिस्थिति के अनुसार उचित संप्रेषण अधिक अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, चौथी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा, सूचना का प्रसारण। इसमें आपको लिखना होगा कि प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रत्येक सूचना ठीक रूप में, ठीक समय पर एवं ठीक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि किसी और कब सूचित करना है
करना है, यह ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि क्या सूचित करना है का ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनके कहने का यही मतलब है कि ये सब सारी चीज़ें हमें क्या एक सिस्टमैटिक ढंग से करनी चाहिए। छठी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा संप्रेषण का अच्छा श्रोता होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे इसमें लिखना होगा कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए प्रेषक को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। यदि प्रेषक ठीक प्रकार से दूसरे के संदेशों को नहीं सुनता है, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देता है, तो संदेश का प्रभाव कम हो जाता है। 7वीं नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा कि व्यक्तिगत प्रभाव का विकास। इसमें आपको लिखना होगा कि प्रभावी संप्रेषण के लिए यह भी आवश्यक है कि संदेश देने वाले व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका जो है ये सारा प्रश्न आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये आपके 5 प्रश्न यहाँ पे क्लियर होते हैं, वहीं से आपका खंड सा अर्थात दीर्घ होते वाला भी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है वो आपको 500 शब्दों में देना रहता है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी की ऐतिहासिकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछ रहा है कि शिक्षण तकनीकी एवं अन्वेषण तकनीकी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वैयक्तिक अन्वेषण प्रणाली की क्रिया विधि की समीक्षा कीजिए। और 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की अधोलेखित बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी बिंदु है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहला आपको इंटरनेट पे लिखना है, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऊपर लिखना है, और तीसरा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, टिप्पणी इन पे लिखनी है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।